नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री के लिए पॉलिटी की इस रिवीजन सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 से 25 सवाल इस भाग से पूछे जाते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था से, और कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति हो 20 प्रश्न तो कम से कम यहाँ से आते ही आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें 15-15 मिनट के सेक्शंस हैं। मतलब क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, 15 मिनट। यानी मैं ये उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं आपका कम से कम समय लूँ और मैक्सिमम चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बता सकूँ। ये दोनों ही स्थितियों में महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। अगर आपने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ा है, एक दो बार पढ़ रखा है, तो आपके लिए यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। इसका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं रटा रहा हूँ, आपको मैं चीज़ें समझा भी रहा हूँ। और दूसरी कंडीशन वो है कि अगर आपने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, रामबाण का काम करेगी। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। आज छठवां क्लास हम कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि भारत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के कौन से भाग में उपबंध किए गए हैं। तो इससे संबंधित जो भाग है संविधान का पहला ही भाग है। भाग 1 में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बात की गई है। पहला पॉइंट, भारत को क्या कहा गया है इस भाग में, यानी संविधान में भारत को क्या गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से यहां से पूछा जा सकता है कि भारत को राज्यों का संघ किस भाग में कहा गया है? तो भाग 1 में। ठीक है। इसके अलावा भारत में वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनके नामों का उल्लेख भी इसी में किया गया है। यानी भाग 1 हमको बताता है भारतीय संघ के बारे में और भारतीय संघ का जितना भी राज्य क्षेत्र है उसके बारे में, भारतीय राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के बारे में। इसके साथ साथ भाग 1 में ही भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। अब जो अनुच्छेद हैं भाग 1 में 1 से लेकर के 4 तक, उसमें प्रत्येक अनुच्छेद में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। पहला अनुच्छेद कहता है कि जो संघ है हमारा वो क्या है। यानी प्रश्न इस तरीके से यहां से कई बार आया है कि पहले अनुच्छेद में, भाग 1 के पहले अनुच्छेद में भारत को किन किन नामों से पुकारा गया है, किन नामों से उसे संबोधित किया गया है। तो दो नाम यहां पर देखने को मिलते हैं, इंडिया और भारत। तो वो जो इस तरीके से लाइन है उसमें जो मैंने एज इट इज जहां पे लिखी है, भारतीय संघ का जो नाम है वो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है। तो इंडिया और भारत दो नाम जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और भारतीय संघ के नाम का और उसके राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 1 में किया गया है। अनुच्छेद 2 में भारत की संसद को नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं। इसी वजह से भारतीय संघ को अमेरिकी संघ के विपरीत क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्योंकि एक तरफ तो यूनियन की बात होती है और दूसरी तरफ हमारे संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनमें नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। उनका प्रवेश किया जा सकता है, किसी बाहरी राज्य का प्रवेश किया जा सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो एक तरफ तो यूनियन है, दूसरी तरफ उनका विनाश भी किया जा सकता है। तो ये इसका जो है मतलब है। आर्टिकल 3 है, इसके तहत राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य जो भी अस्तित्व में हैं उनका क्षेत्रफल, उनकी जो भी सीमाएं हैं या उनका नाम जो है उनमें परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और संसद को ये पावर आर्टिकल 3 में दी गई है। ठीक है। भाग 1 के अनुच्छेद 3 में दी गई है। अगर किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाना है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाना है, उसके नाम में परिवर्तन किया जाना है, तो इसके लिए एक संशोधन किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए कोई बिल भी लाया जाएगा, कोई विधेयक भी लाया जाएगा। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी बिल होगा, विधेयक होगा, वो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 4 जो कि इस भाग का सबसे अंतिम अनुच्छेद है, इसके तहत अनुच्छेद 2 और 3 में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं, अनुच्छेद 2 और 3 में क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं? नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से जुड़ी हुई बात आर्टिकल 2 में की गई है। नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात आर्टिकल 3 करता है। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी प्रोविजन दे रखे हैं, संसद के द्वारा किए गए संशोधन, इन चीजों के संबंध में
क्या नहीं माने जाएंगे? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ पे है? वो अनुच्छेद 368 में है। लेकिन अगर किसी नए राज्य का प्रवेश होता है, किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है, उसके नाम में परिवर्तन होता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी अमेंडमेंट करा जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। इसे संसद में सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से ही संशोधित किया जा सकता है। ये सारी चीजें, आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे 1 से 4 तक भाग 1 के। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित। तो इसमें कुछ आयोग हैं, कुछ समितियां हैं जो अक्सर करके परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले धर आयोग है। धर आयोग जो है ये जून 1948 में भारत सरकार में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस के धर, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम एस के धर पड़ा। तो एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने 1948 में ही अपनी जो है रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट जो दी थी उसमें उन्होंने सिफारिश करी कि राज्यों का जो गठन किया जाना है या राज्यों का जो गठन किया जाता है वो भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक कार्य की कुशलता के आधार पर होना चाहिए। मतलब भाषा को राज्यों के गठन में प्रमुख बिंदु नहीं बनाना चाहिए, ये सिफारिश करी थी धर आयोग ने। जेवीपी समिति, जेवीपी समिति इसका नाम क्यों पड़ा पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि इस समिति में थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इस वजह से उन्हीं के नामों के प्रथम अक्षर को देखते हुए इस समिति का नाम जेवीपी समिति रख दिया गया। धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में एक समिति का गठन किया था। यानी इस जेवीपी समिति का जो गठन किया गया था, किस वजह से किया गया था, किस उद्देश्य की वजह से किया गया था? धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए। अप्रैल 1949 में जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसमें उन्होंने एक सजेशन दिया, एक सुझाव दिया कि सुरक्षा को देखते हुए, एकता को देखते हुए राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता राज्यों के पुनर्गठन का आधार होनी चाहिए। मतलब भाषा को, भाषा के आधार पर या किसी लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन और तेलुगु भाषियों के नेतृत्वकर्ता जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने एक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था जिसमें 56 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी 1952 में। इन्होंने ये जो आंदोलन किया था, अनशन किया था, ये किस लिए किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर उसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है। तो श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद में यह परिवर्तन हुआ भी और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। इसके बाद में तीसरा आता है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद में, यानी अब तक आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था, तो एक गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि राज्यों का जो पुनर्गठन है उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए सॉरी उस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बार बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है स्थापना करी, इसका गठन किया। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर इस आयोग के सदस्य थे। मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इसके सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, के एम पडिक्कर। नाम तीनों आपको याद रखने, प्रश्न यहां से भी पूछा जा चुका है। आयोग द्वारा 30 सितंबर 1955 को अपने प्रतिवेदन में ये सिफारिश की कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 7वें संशोधन 1956 द्वारा चारों वर्गों, यानी जो पहले राज्य थे ना, पहले तो राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ABCD तो उन वर्गों को समाप्त कर दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। जिस टाइम पर राज्य और संघ राज्यों का गठन किया गया था तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। यहाँ पर जो है मिस हो गया है। ठीक है। 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया था। इन चारों स्थानों को मिलाकर के पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया।
ठीक है। 1954 में ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, कराईकल, ये फ्रांसीसी बस्तियां थी, ये चली आ रही थी। मतलब देश आज़ाद हो गया था लेकिन फ्रांसीसी यहाँ पे भी अपना जो है डेरा डाल के बैठे थे। तो सरकार ने, फ्रांसीसी सरकार ने ये चारों स्थानों को जो है भारत सरकार को सौंपा था। 1954 में चारों स्थानों को मिला करके एक ही यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया था जिसका नाम था पांडिचेरी। 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन, दीव को भारत संघ में मिलाया गया। ठीक है, यानी एक तो ये आपका पांडिचेरी वाला था जिसमें पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, कराईकल, इन चारों स्थानों पर जो है फ्रांसीसी बस्तियां थी, इनको मिला करके आपका क्या गठित कर दिया गया, पांडिचेरी। और गोवा पर भी जो है पुर्तगाली बैठे हुए थे, तो 18 दिसंबर को 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई की गई और गोवा, दमन और दीव को भारत के संघ में शामिल कर लिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भी की गई थी। और जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। तो 5 क्षेत्रीय परिषदें थीं, उनके नाम और उनके मुख्यालय भी आपको यहाँ से पता होने चाहिए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई। 1966 में शाह आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तो आपको पता ही है सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। आंध्र प्रदेश के बाद में फिर एक क्रम चलता है और बहुत सारे राज्यों का गठन होता है। तो उनका गठन कब कब हुआ था उनको एक बार नज़र यहाँ से मार लेते हैं, उन पर देख लेते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, इनका गठन हुआ था 1 मई 1960 को, ये भारत के राज्य बने थे। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों को 21 जनवरी 1972 को राज्य बनाया गया। सिक्किम भारत का राज्य बना 16 मई 1975 को। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 और गोवा को 1987 में। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000। और ये जो है प्रश्न, ये तो कई बार पूछा गया है, तीनों राज्यों का नाम आप याद रखें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों जो थे 2000 में। इनके क्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि तीनों स्टेट्स के नाम आपको दे दिए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई, तो उसको एक क्रमिक रूप से आरोही या अवरोही क्रम में जो है उसको व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हुआ था आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर को उसके बाद में सेम ईयर में उत्तराखंड और सेम ईयर में 15 नवंबर को आपका झारखंड। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके इसको राज्य जो है बनाया गया था। राज्यों के गठन से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम कौन कौन से हैं? देखिए, 7वां संशोधन अधिनियम 1956, ये जो था ये किसके गठन से संबंधित था? केंद्र सरकार को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान की गई, आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो बनाया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसके द्वारा दादर और नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। 18वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1966 में हुआ था, पंजाब और हरियाणा को राज्य और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था उस टाइम पे 1966 में। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में हुआ, मेघालय को राज्य का दर्जा इसके द्वारा दिया गया। और 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 को, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 53वें संविधान संशोधन के द्वारा 1986 में मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। 56वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया, इसमें उत्तरांचल, जिसका नाम वर्तमान में उत्तराखंड है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों राज्यों का निर्माण होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। ठीक है, तो उत्तराखंड 1 नवंबर को और छत्तीसगढ़ आपका 9 नवंबर को, झारखंड आपका 15 नवंबर को। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 जो आया था, इससे सीमांध्र और तेलंगाना का निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग करके। राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 जो आया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित प्रदेश इसके द्वारा घोषित किया गया था।
ठीक है। अब ये जो है जानकारी आपको जो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। केवल कुछ संशोधन जो हैं, किस संशोधन के द्वारा कौन से राज्य को जो है भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ये चीज़ें देख लीजिए। और इसके अलावा जो 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है? प्रमुख रूप से 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद, बहुत ज़्यादा आप याद नहीं रखें, तो उसमें से कुछ देख लेना बीच-बीच में से, जो इम्पोर्टेंट हों, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन से विशेष रूप से जो अमेंडमेंट है आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये अनुच्छेद आपको चारों याद होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। इसमें विशेष रूप से जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 जो है 2 और 3, जिसमें संसद को नए राज्यों की स्थापना का अधिकार, उनके नामों में परिवर्तन अधिकार, उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार पूछा गया है। कई बार पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा यहाँ से इस तरीके का प्रश्न भी पूछा गया है कि जब भी हमें किसी नए राज्य की स्थापना करनी है, किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो इससे जुड़ा हुआ जो पूरी प्रोसेस होती है, विधेयक होता है संसद में, किस तरीके का बहुमत उसको चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है? तो साधारण बहुमत से ही ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोसेस की जा सकती हैं। अब इसमें से जो संशोधन है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। समितियों के नाम 2-3 समितियाँ हैं, ज़्यादा हैं नहीं। इन संशोधनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है? एक तो आप यहाँ से देखिएगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? एक 56वां, ये 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। अब इसके बाद में आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो तेलंगाना का निर्माण किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? और ये लेटेस्ट है ही अपना 2019 का राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, ठीक है? तो ये 3-4 जो संशोधन है विशेष रूप से ये आपको याद रखने हैं, बाकी सबको रटने की जरूरत है नहीं। चारों आर्टिकल्स जरूर याद रखें। चारों आर्टिकल्स में से आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है। और जेवीपी समिति या धर आयोग या शाह आयोग, ये जो है फजल अली जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ये जो 3-4 नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको विशेष रूप से याद रखें। इतने में आपको अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आज का आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में दोपहर तक या शाम तक इसका अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।